जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई, है ना। तो मानव नेत्र में हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में भी जानेंगे और वर्ण विक्षेपण के भी बारे में जानेंगे। साथ साथ तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है, ये सब इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक जानेंगे। मानव नेत्र पहले जानेंगे, मानव नेत्र क्या होता है, ये किस तरह से कार्य करता है, फिर इसमें कौन कौन से दोष हो जाते हैं, है ना, हम लोग में कौन कौन से मानव, है ना, मानव के अंदर कौन कौन से ऐसे नेत्र में दोष होते हैं उसके बारे में जानेंगे, उन दोषों के बारे में समझेंगे, उसको कैसे ठीक किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये सब टॉपिक इसमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र क्या होता है, यानी मानव नेत्र कहने का मतलब आँख, हमारा जो आँख होता है एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है ना, प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं और उसके लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है ना। बिना प्रकाश के आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, है ना। तो वही जब क्या होता है, आप देखे थे ना परावर्तन में कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह से, किसी वस्तु से टकरा के आपके आंखों पर पड़ती है, तब आप उसको वस्तु का प्रतिबिंब आपके आंखों के अंदर बनता है। तो ये किस तरह से बनता है इसके बारे में बाद में पढ़ा जाएगा, पहले देखते हैं आंख की बनावट किस तरह से होती है। तो ये आपको तो पता चल गया कि ये प्रकृति प्रदत्त है, यानी प्रकृति द्वारा एक वरदान है ना, जो हम लोग क्या करते हैं, जिसका उपयोग हम लोग किसी वस्तु को देखने के लिए करते हैं, किसी वस्तु या किसी चीज को देखने के लिए करते हैं। चलिए बनावट की बात करें तो मानव नेत्र या आंख का है लगभग गोलीय होता है ना, देखिए गोल आकार का, देख रहे हैं ना, गोल आकार का होता है आंख के गोले, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, है ना। किसे कहते हैं, तो ये आंख का जो गोला है, ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये जो गोला जो है देख रहे हैं ना, देखिए संकेत करके नेत्र गोलक दिखा गया ना। ठीक है, कि सबसे बाहरी परत सफेद मोटी अपारदर्शी चमड़े की होती है। ठीक है, ये इसकी सबसे बाहरी परत जो होती है वो श्वेत रंग की होती है और मोटे चमड़े की होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, श्वेत पटल, है ना। ठीक है, श्वेत पटल कहते हैं या स्क्लेरोटिक, ठीक है, स्क्लेरोटिक या फिर श्वेत पटल कहते हैं। तो देखिए श्वेत पटल की बात करें तो श्वेत पटल, ये जो पहला आवरण जो देख रहे हैं उसके ऊपर सबसे बाहरी जो परत होगी उसको श्वेत पटल। ठीक है, अब उसकी बात करें कि इसका अगला भाग कुछ उभरा हुआ होता है ना, उभरा हुआ भाग होता है जो पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो आगे वाला जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉर्निया के नाम से। अगर हम इसको दूसरे फिगर से दिखाएं, एक रियल आई को दिखाएंगे तो आपका बनाया हुआ है, रचना किया हुआ है, हम एक रियल आई से आपको इसको समझाते हैं, श्वेत पटल को और कॉर्निया को। देख रहे हैं ये आप नेत्र जो देख रहे हैं, इसमें देखिए ये आपका श्वेत पटल कौन सा भाग होगा, तो जो श्वेत भाग जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो श्वेत भाग देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाएगा, श्वेत पटल, है ना, स्क्लेरोटिक कहलाएगा। और दूसरा जो होता है अगला उभरा हुआ भाग जो होता है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, कॉर्निया कहलाएगा। ये आगे का जो भाग है ये कॉर्निया है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका कॉर्निया होता है, ठीक, और ये श्वेत पटल होता है। ठीक, अब इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो इसके आगे अगर हम बात करें तो आपका जो ये श्वेत पटल है ये अपारदर्शी होता है। ठीक है, और जो आपका ये कॉर्निया है ये पारदर्शी झिल्ली का बना होता है। ठीक है, जिससे प्रकाश आसानी से इसमें प्रवेश कर जाती है, यहाँ से प्रकाश आसानी से इसमें आपके प्रवेश कर जाती है, जो काला और भूरे रंग का होता है, जो काला और भूरे रंग का होता है। तो आगे हम लोग बात करें तो श्वेत पटल यानी कि है ना, इसको श्वेत पटल ही ना कहेंगे, स्क्लेरोटिक, है ना, यानी श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है। ठीक है, गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोराइड कहते हैं। इस फिगर में देखिए श्वेत पटल के नीचे एक गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। ठीक है, कोराइड के नाम से जानते हैं। और यह परत जो होती है आगे की ओर दो परतों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़े हुए फैले डायफ्राम के रूप में होती है जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए परितारिका या आइरिस कहला रहा है। ठीक है, परितारिका या आइरिस कहलाता है। ठीक है, और पीछे वाली परत पक्षमाभी या सिलियरी मांसपेशियां, है ना, सिलियरी पेंसिया कहलाती है। ठीक है, तो पीछे वाली जो परत है ना, पीछे वाली जो ये परत है सिलियरी मांसपेशियां होती है। पीछे की ओर जो होगी सिलियरी मांसपेशियां होंगी और ये आगे वाला जो होता है आइरिस कहलाता है। ठीक है, आइरिस कहलाता है। ठीक, ये पेशियां, है ना, जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस जिसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस
कहते हैं को लटका कर रखती है। ये सिलेरी मांसपेशियां देखिए, ये जो नेत्र लेंस को है इसको लटका कर रखती है। वो किसका बना होता है? तो वो जिलेटिन जैसे पदार्थ का बना होता है। ये पारदर्शी होता है। ये लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है। इसमें कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये नेत्र लेंस कैसा होता है? नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल होता है। अब देखिए नेत्र गोलक के भीतरी, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी है ना सूक्ष्मगाही परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है, ये जो परत है इसको क्या कहेंगे? देखना नेत्र लेंस की भीतरी यहाँ पे जो होती है इसको क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना के नाम से जाना जाता है। जब इस पर वायु पड़ता है, सॉरी जब इस पे प्रकाश पड़ता है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है यहाँ पे, है ना, तो जब आपके नेत्र में प्रकाश पड़ेगा तो वो संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पे संवेदना उत्पन्न होगी आपके रेटिना में। सबसे पहले जान लें किस तरह से होता है कार्य, कि प्रकाश की किरण यहाँ से प्रवेश करेगी और प्रवेश करेगी यहाँ से ना कॉर्निया के इस भाग से जाते हुए अंदर प्रवेश करेगी और यहाँ से होकर वो कहाँ जाएगी? नेत्र लेंस में टकराएगी और टकरा के उसका अपवर्तन होगा और वो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा? रेटिना पे। तो जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब जब इस पे उत्पन्न होगा बनेगा तो उसकी संवेदना उत्पन्न होती है और जो प्रकाश स्नायु यानी कि दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। यहाँ से दृक् तंत्रिका द्वारा यानी प्रकाश स्नायु के द्वारा ये कहाँ पहुंचाई जाती है? मस्तिष्क तक उसकी संवेदना को पहुंचा दिया जाता है और हमें देखने का आभास होता है। तो मस्तिष्क में जब ये पहुंचता है तो उस संवेदना से हमें पता चलता है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं। तो जो संवेदना जाती है वो किस रूप में जाती है? तो वो विद्युत के रूप में जाती है। वो कैसे जाती है? विद्युत के रूप में जाती है। ठीक है, विद्युत धारा के रूप में वो संवेदना पहुंचती है आपके मस्तिष्क के पास। ठीक है, तो अगर बात करें मस्तिष्क जितना भी आवेग होता है, जितनी भी संवेदना होता है वो विद्युत आवेग के रूप में ही ग्रहण करता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, सभी भाग इसके समझ लिए। सॉरी, दो भाग और इसमें बच गए हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जलीय द्रव यानी नेत्रोद की और कचाव द्रव की। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जो होता है जलीय द्रव यानी नेत्रोद से भरा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग इस जलीय द्रव से भरा रहता है जिसे हम लोग नेत्रोद कहते हैं। ठीक, दूसरा है लेंस और रेटिना के बीच का भाग कचाव द्रव से भरा रहता है। इसमें कचाव द्रव होता है कि लिक्विड रहता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि आंख में किस तरह से कार्य होता है, उसको समझते हैं। तो आंख की बात करें तो हमारा जो आंख होता है एक कैमरा जैसे होता है ना, फोटोग्राफी वाला जो कैमरा होता है उसी तरह का ये भी कार्य करता है ना। तो कैमरा के आगे आप देखते हैं लेंस लगा रहता है। ठीक है, जैसे आपके नेत्र में है और पीछे की तरफ क्या होता है? फोटो फिल्म लगी होती है। तो इसमें पीछे की ओर क्या होता है? रेटिना होता है। ठीक है, और कैमरा में देखते हैं ना शटर रहता है उसके आगे को क्लोज करने के लिए, उसी तरह अपने आँख को क्लोज करने के लिए पलक होता है। पलक द्वारा झपकाते हैं, ये पलक है ना, ये शटर का काम करता है, इसको ढकने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इसमें कार्य होता है ना। तो अगर बात करें तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ती है, आपको पता है कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर आपकी आंख में पड़ेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको बताना है। तो उसी तरह यहाँ कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ती हैं तो वे कॉर्निया, तब वो कॉर्निया है ना, तथा स्फटिक लेंस यानी नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है। यानी कि यहाँ से जब जाएगी किरण तो नेत्र लेंस से टकरा कर कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब? रेटिना पर वो किरण जाएगी, वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहीं पे क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा होता है। तो पहले अगर बात करें तो यह है ना आपका उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा और कैसा बनता है? तो छोटा और उल्टा बनेगा। तो इसमें उल्टा बनता है। ठीक है, लेकिन परंतु क्या होता है कि मस्तिष्क में वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है। वो क्या करता है? सीधा और बड़ा देखने की संवेदना। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो रेटिना है, रेटिना के पास दो चीज होते हैं, है ना, रॉड और कोन, है ना, रॉड और कोन दो चीजें अवस्थित रहता है। रॉड क्या करता है कि उस वस्तु को सीधा करके दिखाता है और कोन क्या काम करता है? तो कोन आपको उस वस्तु का कलर बतलाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और टॉपिक यहाँ पुतली आपका रह गया। पुतली की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ से कि जो आइरिज होता है, आइरिज की सहायता से आंख का जो लेंस होता है, आंख का लेंस से होकर जाने वाला प्रकाश होगा। मान लीजिए आपको एकाएक ज्यादा प्रकाश आ रहा है, तो ज्यादा प्रकाश आएगा तो क्या करेगा? तो ये क्या करेगा कि इसके क्षमता क्या है कि उसको घटा बढ़ा देगा, यानी कि ये इसको ढक लेगा, ढकेगा तो क्या होगा कि प्रकाश की कम मात्रा अंदर जाएगी,
है ना। तो ये यही कार्य करता है, वो उसको घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। तो अंधेरे में भी परितारिका के बीच का क्षेत्र है ना, जिसको पुतली कहते हैं, ठीक है ना। परितारिका के बीच का क्षेत्र है ना, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ, देख रहे हैं ना, ये जो आइरिस है इसके बीच का छेद, ये जो बीच का जो छेद है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पुतली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये स्वतः फैल जाती है, ये स्वतः फैल जाएगी, ये स्वतः क्या होती है, फैल जाएगी। अब फैलेगी तो क्या होगा, फैलेगी तो क्या होगा, तो फैलेगी तो आपको वस्तु का, है ना, आपका वस्तु का उसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण जो होगी अंदर प्रवेश करेगी और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। तो जितना जरूरी होगा, अगर मान लीजिए प्रकाश कम मिल रहा है तो ये फैल जाएगी, और जब ज्यादा प्रकाश होगा तो ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ये सिकुड़ जाती है, जो देख रहे हैं ना, ये सिकुड़ जाती है, यानी कि पुतली को छोटा कर देती है, तो उतना ही प्रकाश अंदर जा पाएगा। तो यहाँ से हम लोग नेत्र के बनावट और उनके कार्य के बारे में समझ गए। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया इस फिगर से देखकर कि ये क्या क्या होता है। तो ये जो था आपका श्वेत पटल था, ठीक है। दूसरा आपका ये बात करें तो ये आपका कॉर्निया था, इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। और इसमें जो पतले 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 रेशे देख रहे हैं ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आइरिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो आइरिस देख रहे थे, ठीक है। और बीच में ये जो भाग होता है ये क्या होता है, पुतली होता है, ये जो होता है पुतली होता है। ये आइरिस क्या करता है कि प्रकाश जितना जरूरत होता है उतना ही इसके अंदर जाएगा, है ना, उसके लिए बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, ऐसे समझ गए। और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में बनता है, जिसको कौन लेके जाता है, तो दृक् तंत्रिकाएं उसकी संवेदना को ब्रेन तक पहुंचाती है, वो विद्युत आवेग के रूप में संवेदनाएं आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब हम लोग बात करते हैं समंजन क्षमता की, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन की। तो मानव नेत्र के पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करें वो क्या कहलाता है, तो आप देखते हैं वस्तु आपके नजदीक रहता है या कितना भी दूर होता है, आप उसको आसानी से देख लेते हैं। तो ये आसानी से देखते कैसे हैं, ठीक है। तो वस्तु दूर हो या निकट हम उसे साफ साफ देखते हैं। आंख में ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल के करता है। आंख ऐसा कैसे करता है, तो अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल के करता है ना। तो फोकस दूरी को बढ़ा देता है, घटा देता है। और इसका परिवर्तन कौन करता है, तो सिलेरी मांसपेशियां क्या होंगी, तो ये तन जाएंगी तो लेंस पतला हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा। और आंख के इसी समर्थ को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। समंजन क्षमता समझ गए। तो ये कैसे होता है, तो सिलेरी मांसपेशियां जब तनेंगी, है ना, तो इसको ये खींच के पतला कर देती है, और जब ये सिकुड़ेंगे तो ये मोटा हो जाता है, ठीक है। तो यही आपकी आंख की समंजन क्षमता है। अगर हम लोग बात करें तो सामान्य इसे अगर बात करें तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को आप आसानी से देख सकते हैं, और उससे लेके कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। यानी न्यूनतम होता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम होता है अनंत तक। तो सामान्य नेत्र में बात करें तो जो दूरस्थ बिंदु, यानी ये जो अनंत देख रहे हैं इसको दूरस्थ बिंदु कहेंगे, और निकट बिंदु इसको कहेंगे। 25 सेंटीमीटर जो हम लोग देख पाते हैं वो निकट बिंदु होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं, दूरस्थ बिंदु और निकटस्थ बिंदु, है ना, निकट बिंदु का वह दूर, है ना, वह दूरस्थ बिंदु, है ना, वह दूरस्थ बिंदु, सॉरी, वह दूरस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना समंजन के स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरस्थ बिंदु कहलाता है, ठीक है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। और सामान्य नेत्र के लिए दूरस्थ बिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है, ठीक है। वह निकटस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र समंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है, नेत्र के निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है। नेत्र का निकट बिंदु, इसे एन से सूचित किया जाता है, नियर पॉइंट, इसको फार पॉइंट। ये एफ से फार पॉइंट, एन से नियर पॉइंट, ठीक है। इसका जो अगर सामान्य नेत्र की बात करें तो उसका निकटस्थ बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और दूरस्थ और निकटस्थ यानी कि फार और नियर पॉइंट का जो बीच का जो अंतर होता है ना, बीच की जो दूरी होती है उसको दृष्टि परास कहते हैं, ठीक है। दृष्टि परास यानी रेंज ऑफ विजन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो दूरस्थ और निकटस्थ बिंदु है ये आंख में कई कई कारणों से ऐसे हो जाते हैं कि वो उसका फोकस सही से नहीं एडजस्ट हो पाता है, समंजन क्षमता आंख अपनी खो देता है, जिसके कारण उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अब हम लोग उसी दोषों के बारे में जानेंगे कि वो दोष कौन कौन से होते हैं और उसका निवारण हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं दृष्टि दोष के बारे में, है ना। तो दृष्टि दोष और उसके सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाने की जो क्षमता होता है उसको खो देता है, यानी वहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, यानी डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। तो सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपके बुक में 3 ही प्रकार के दिए गए हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष यानी शॉर्ट साइटनेस यानी कि मायोपिया। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष फार साइटनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा है आपका जरा दूरदर्शिता जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। और भी 2 दोष है जिसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, आपके बुक में नहीं दिया है फिर भी हम लोग उसको देखेंगे। चौथा है आपको जिसे हम लोग मोतिया बिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतिया बिंद कहते हैं। मोतिया बिंद को अंग्रेजी में बात करें तो कैटरेक्ट कहते हैं, कैटरेक्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर पांचवा की बात करें तो होता है आपका दृष्टि वैषम्य। दृष्टि है ना, वैषम्य, ठीक है, दृष्टि वैषम्य कहलाता है, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं एक बार। चलिए हो गया दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। तो चलिए एक एक करके अब इन दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ते हैं। ये पहला दोष है आपका निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइटनेस, है ना, यानी कि मायोपिया। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। वो दूर स्थित वस्तु को, आपको नाम से उल्टा लग रहा होगा, निकट दृष्टि दोष में निकट को आसानी से देख लेगा, दूर को नहीं देख पाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो इस दोष के 2 कारण होते हैं। पहला कारण है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाना। नेत्र गोलक कहने का अर्थ है कि जैसे नेत्र गोलक, ये आपका देखिए हम आपको फिगर में बता देते हैं, इस तरह से हो जाना। नेत्र का जो गोलक होगा उसको आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाने से ऐसा होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए ये आपका हो गया नेत्र ना, ठीक है, ये नेत्र हो गया ना। तो ये जो नेत्र गोलक एक्चुअल में यहाँ से होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये यहाँ लंबा हो गया है। लंबा हो जाने से अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। ये यहाँ से होना चाहिए लेकिन यहाँ से यानी कि दूरी बढ़ जाती है। दूसरा होता है कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाने से, है ना, तो ये यह जो लेंस है वो आवश्यकता से अधिक अगर मोटा भी हो जाएगा तो ये कमी आ जाती है, उसको दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब देखिए उसका उपचार कैसे किया जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार होता है उसका लेंस अपसारी यानी कि अवतल होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? अवतल लेंस इस्तेमाल होता है। तो चलिए इस दोष को दिखाते हैं फिगर में, है ना, आकृति में आपको उसको दिखा देते हैं एक चित्र बना के इसका, और फिर उसका निवारण के लिए देखते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस हम लोग किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। चलिए आपका एक नेत्र गोलक इसका बढ़ गया ना, चलिए लंबा हो गया आवश्यकता से अधिक। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं आगे से, हमें नेत्र बनाना होगा ना एक। चलिए हो गया। अब देखिए इस पे हम लोग क्या करते हैं कि ये इस तरह से नेत्र बन गया ये आपका, है ना। इसमें दोष है ना, देख रहे हैं ना, लंबा हो गया आवश्यकता से अधिक, और एक्चुअल में इसको यहाँ से होना चाहिए था, ठीक है, एकदम गोल जैसा है ना, गोलाकार होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से चला गया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जब, है ना, इसमें आपको लेंस भी दिखाना होगा, नेत्र लेंस, ये आपका नेत्र लेंस हो गया, यहाँ पे नेत्र लेंस है, ठीक। अब देखिए क्या होगा इसमें कि जब ये देखिए आपका एक हम लोग इसमें दिखा देते हैं, ये आपका प्रधान अक्ष दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए प्रकाश की किरण लाते हैं यहाँ किसी दूर बिंदु से, ठीक है। जब दूर बिंदु से इस पे प्रकाश की किरण जाएगी, ऐसे टकराएगी और टकरा के कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से ना, यानी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये दूसरी किरण हम इधर से ले जा रहे हैं, तो ये आपतित किरण है, यहाँ पे टकराएगी, अपवर्तित होकर कहाँ से चल जाएगी? ठीक है, यहाँ पे जाएगी, यानी कि प्रतिबिंब जो है आपका, इसका प्रतिबिंब जो होगा, ये जो किरण जा रही है इस तरह से, इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में रेटिना तो यहाँ है, यहाँ बनना चाहिए ना प्रतिबिंब, तो यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। अब इसके उपचार के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। इसके उपचार के लिए चलिए आपका फिर से आपको एक फिगर बनाना होगा, ठीक। चलिए आगे से इरेज करना होगा, इसको एक नेत्र बनाएंगे ना, चलिए ठीक है, ये नेत्र आपका बन गया। अब देखिए इस तरह से, अब इस पे हम लोग एक प्रधान अक्ष ले लेते हैं इसके बीचों बीच इस तरह से, ठीक है। बीच में आपको नेत्र का लेंस भी दिखाना होगा, नेत्र लेंस, ये आपका हो गया नेत्र लेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए
इसके उपचार के लिए आपको बताया है कि अपसारी लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अपसारी लेंस है ना, आपका ये कनकेव होता है ना, कनकेव लेंस इस तरह से। ठीक है, ये कनकेव हो गया। चलिए इसमें देखते हैं किस तरह से प्रतिबिंब बन पा रहा है। तो अनंत पर स्थित वस्तु है, इसमें गया, यहाँ टकराएगा और टकराएगा तो ये क्या होगा, अपवर्तन होगा ना इसमें, और इस तरह से अपवर्तन होगा। ठीक है, और फिर इसका प्रतिबिंब कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे बनने लगेगा। समझ रहे ना। उसी तरह से यहाँ से भी जो किरण आएगी ये यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी ना, और अपवर्तन होगा, यहाँ पे अपवर्तन होगा तो कहाँ जाएगी, इसमें थोड़ा सा ये मुड़ गई ना, बाहर की तरफ मुड़ रही है, और फिर ये किरण कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगी। यानी कि प्रतिबिंब आपका कहाँ बनने लगा, जहाँ बनना चाहिए था रेटिना पे, यहाँ पे प्रतिबिंब बनने लगा। तो देख रहे हैं ना कि हम इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो देखिए किरण इधर की तरफ बेंट हुई है अवतल लगने के कारण, फिर ये इधर की तरफ मुड़ गई है क्योंकि ये उत्तल होता है। ठीक, तो ऐसे क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से उपचार होता है अवतल लेंस लगाकर। अवतल लेंस लगाकर इसका उपचार होता है, यानी कि जो चश्मा होता है वो कैसा होता है, अवतल लेंस। जब दूरदृष्टि दोष खराब हो जाएगा तो उसको अवतल लेंस लगता है, जो बीच में पतला और किनारे के भाग में मोटा होता है। अगला बात करते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष की, यानी कि फारसाइटिस यानी हाइपरमेट्रोपिया की। ठीक है, तो जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है, वो नजदीक के वस्तु को नहीं देख पाता है। और इस दोष को दूर करने के, इस दोष के अगर कारण बताएं तो इस दोष के दो कारण है। पहला है नेत्र गोलक छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये अगर बात करें, नेत्र गोलक जो होगा इस तरह से चपटा हो जाएगा, इस तरह से छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फिगर से समझ लीजिए किस तरह से हो जाता है। ठीक, इस तरह से ये हो जाना, ये आपका हो गया नेत्र बन गया ना। चलिए ये आपका क्या हो गया, लेंस हो गया। तो ये आवश्यकता से अधिक यहाँ देख रहे हैं क्या है, चपटा। ये यहाँ से ऐसे होना चाहिए नेत्र गोलक, है ना, इस तरह से होना चाहिए, तो ये ज्यादा छोटा हो गया है। ठीक, दूसरा रीजन है कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, ये जो लेंस होगा आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, ये दो कारण होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब बाहर की ओर इधर बनने लगता है। ठीक है, चलिए तो इसके उपचार के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसमें अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस लगा होता है। तो चलिए इस दोष को दूर करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये दोष कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो एक हम लोग लेते हैं नेत्र गोलक चपटा करके। ठीक है, ये थोड़ा चपटा हो गया। चलिए आगे भाग में यहाँ पे ये थोड़ा सा इरेज करके हम लोग क्या बना लेते हैं, नेत्र बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका नेत्र हो गया। ठीक, यहाँ पे नेत्र लेंस बना देते हैं, नेत्र लेंस हो गया। ठीक, अब देखिए इस पे हम लोग एक लेते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष। अब जो एक्चुअल ये होना चाहिए था, ये अगर उपचार ये रोग नहीं हुआ होता तो नेत्र गोलक यहाँ से होना चाहिए था ना, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अब ये चपटा हो गया है। चलिए तो इसमें जब निकट स्थित वस्तु की है ना, नजदीक की वस्तु की ना बात कर रहे हैं, नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब, तो नजदीक जो वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा साफ साफ, यानी कि इसमें इस तरह से जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये किरण गई। ठीक है, ये अपवर्तन के बाद कहाँ पहुंचेगी, है ना, यहाँ पे। ठीक, उसी तरह यहाँ से यहाँ जाएगी और अपवर्तन के बाद कहाँ पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे, तो पीछे की ओर बन रहा है, यानी यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ पे क्या है, वस्तु है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये नियर पॉइंट पे है, ये कहाँ है, नियर पॉइंट पे है। प्रतिबिंब पीछे की ओर बन रहा है, लेकिन यहाँ आपका रेटिना है, इस भाग में ना रेटिना है, तो रेटिना पे नहीं बन रहा है, तो उससे बाहर निकल जा रहा है। तो चलिए इस दोष का उपचार करके देखते हैं किस तरह से उपचार होगा। चलिए नेत्र गोलक चपटा हो गया। पहले हम लोग एक आई बना लेते हैं, नेत्र बना लेते हैं। चलिए ये आपका नेत्र एक तैयार हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका इसका नेत्र लेंस हो गया। अब देखिए ये आपका एक प्रधान अक्ष हो गया। ठीक, इसमें कौन सा लगेगा, तो इसमें लेंस लगेगा उत्तल। इसमें कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा। चलिए तो यहाँ पे हम एक उत्तल लेंस लगा देते हैं इसके उपचार के लिए। ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ये नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नजदीक पॉइंट पे है, नियर पे है। चलिए अब देख रहे हैं इसमें जब प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, आपतित हो रही है, यहाँ पे जा रही है। ठीक है, यहाँ होगी तो ये टकरा कर ये कहाँ से जाएगी, इसमें जाएगी, यहाँ जाएगी। ठीक है, यहाँ जाने के बाद फिर से इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि अगला है ना। चलिए ये दूसरा लेंस है ना, दो लेंस जुड़ जा रहे हैं ना। चलिए ठीक, उसी तरह से जब यहाँ किरण जाएगी तो इस पे जाएगी और यहाँ पे इसका अपवर्तन होगा यहाँ पे, और फिर दोबारा यहाँ से अपवर्तन होगा। ठीक, तो ये यहाँ पे जाएगी,
समझे? यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ जो प्रतिबिंब है, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। इसको क्लियर करने के लिए है ना, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग हुआ है? तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल हुआ है। यानी आप यहाँ से याद रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें अवतल लगेगा, और जब दूर दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस, उसमें अपसारी लेंस लगता था, इसमें अभिसारी लेंस लगेगा। तीसरा है आपका जरा दूरदर्शिता यानी प्रेस बायोपिया। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में क्या होती है कि नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है, यानी सिलेरी मांसपेशिया की स्पंदन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, सिलेरी मांसपेशिया जो लेंस को पकड़ के रखती है, उसकी स्पंदन क्षमता घट जाने के कारण ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि निकट स्थित या दूर स्थित बिंदु भी प्रभावित हो जाते हैं, यानी व्यक्ति को दोनों में से कोई नहीं दिखेगा, यानी निकट दृष्टिता भी हो जाएगी और दूर दृष्टिता, दोनों से पीड़ित हो जाएगा, है ना। तो ये जहां मानता बूढ़े लोगों को ही होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है, जिसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक उत्तल भी लगा होता है और एक अवतल। तो ऊपर की तरफ जो लगा रहता है वो अवतल रहता है, चश्मे में देखिएगा इस तरह से दिखेगा। तो ऊपर की तरफ जो लगा रहता है वो अवतल होता है, ठीक है, और नीचे जो होगा उत्तल होगा। अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हो तो उनके चश्मे में आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अगला दोष जो था आपका चौथा दोष, जो आपके बुक में नहीं है, जिसे हम लोग अभी आपको बताए थे कि मोतिया बिंद होता है। मोतिया बिंद अंग्रेजी में जिसे कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है, कैटरैक्ट कहते हैं, यानी धुंधला दिखना, जिसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं ना, है ना। रतौंधी आप सुने होंगे, आम भाषा में रतौंधी भी कहा जाता है कैटरैक्ट को। देखिए इसमें क्या होता है कि इस दोष में क्या होता है कि जो आंखों की आइरिस जो है, आइरिस के अंदर ये गाढ़ी परत बढ़ती जाती है ना, जाल बनने लगता है, एक मैट्रिक्स जैसा जाल बनने लगता है ये इसके अंदर। ये क्या कर लेता है कि इसको ढकने लगता है, पुतलियों को धीरे धीरे ढकने लगता है। तो अगर समय में उपचार नहीं हुआ तो ये इसको ढक लेगा पूरी तरह से, ये जाल मैट्रिक्स के रूप में जाल इकट्ठा हो जाती है, यानी कि आंख की है ना, आंख की आइरिस पे, है ना, आइरिस में या आप कह सकते पुतली में, है ना, आइरिस में मैट्रिक्स रूप में, है ना, मैट्रिक्स रूप में, है ना, मैट्रिक्स रूप में एक परत बैठने लगती है, में एक परत बैठने लगती है, जिससे आंख का पारदर्शी भाग मतलब पुतली की बात करें ना, पुतली, है ना, अपारदर्शी होने लगती है, अपारदर्शी होने लगती है, यानी पारभासी होने लगेगी, धीरे धीरे आगे चल के अपारदर्शी होने लगेगी, ठीक है, होने लगती है। अगर इसका समय से उपचार नहीं कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको पूरी तरह से ढक देगा तो प्रकाश की किरण इसमें नहीं जा पाएगी। इसलिए ये जब मोतिया बिंद होता है तो सामान्यतः दिन में लोगों को नहीं दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता है। इसलिए रात में दिखाई नहीं देता है क्योंकि कम प्रकाश रहता है, इसलिए नहीं उसका प्रतिबिंब बन पाता है, ठीक है। पांचवा दोष हम लोग देखते हैं। आपका पांचवा दोष है आपका दृष्टि वैस है ना, दृष्टि वैषमय, ठीक है, दृष्टि वैषमय कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। तो दृष्टि वैषम्य में क्या होता है कि आंख पे जो होगा अलग अलग कोणों पे, है ना, दृष्टि वैषम्य, इस रोग में ऐसे लिख सकते हैं, इस रोग से ग्रसित, है ना, ग्रसित व्यक्ति को क्षैतिज तथा, है ना, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर है ना, वस्तु सही से
नहीं दिख पाती है, नहीं दिख पाती है ना, यानी है ना भिन्न भिन्न कोण पे दिखती है, भिन्न भिन्न कोण पर दिखती है, ठीक है, कोण पर दिखती है, ठीक है। तो इस है ना इस रोग को उपचार के लिए क्या किया जाता है कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का, है ना, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है दृष्टि विषमों को सही करने के लिए, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ इस चैप्टर को इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे हम लोग इस अगले पार्ट में पढ़ेंगे आगे इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।